नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली हादसे की विस्तृत जानकारी। सिविल अस्पताल में घायलों से मिले। विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार का लिया हालचाल। अहमदाबाद में तबाही का मंजर देखकर आहत हुए प्रधानमंत्री। भीषण त्रासदी में अपनों को खोने वालों के प्रति जताई संवेदना। एयरपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गुजरात के दिवंगत पूर्व सीएम विजय रूपानी के परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी। जताया शोक। गुजरात के विकास में उनके योगदान को किया याद। कहा उन्होंने हर भूमिका में खुद को किया प्रतिष्ठित। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव की स्थिति। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडरों की मौत। ईरान ने भी इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा ड्रोन। और उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर घटना में एकमात्र जीवित बचे यात्री से भी मुलाकात की। पीएम ने हादसे की चपेट में आकर घायल हुए अन्य लोगों का भी हालचाल जाना। पीएम ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जमीनी हालात की जानकारी और स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को घटनास्थल पहुंचे। पीएम ने शीर्ष अधिकारियों से घटना की बारीकी से जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पीएम ने विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुई हॉस्टल की इमारत का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार का भी हालचाल जाना। पीएम उनसे मिलने अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मुलाकात की। ये लोग विमान दुर्घटना की चपेट में आकर घायल हुए थे। पीएम ने इन सभी का हालचाल लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिल के गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। मैं जब 50 मिनट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता वो अग्नि मेरे सामने आई। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़ करने लगी थी। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है, फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो हमें पता चला। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज करा रहे अधिकतर घायलों की हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल में इन्हें बेहतर उपचार से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं एंड दे आर प्रॉबेबली एक पेशेंट हमारा अभी आईसीयू में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में है जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पीएम ने इस दुखद हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हादसे और हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपानी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपानी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने विजय भाई रूपानी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में एक महत्वपूर्ण प्रमाण बरामद किया है। टीम ने हादसे के स्थल से विमान का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर डीवीआर बरामद कर लिया है। ये डीवीआर विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। डीवीआर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के मलबे के बीच पाया गया। कभी कभी लोग ट्रैफिक या अन्य दूसरी वजहों से एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुंच पाते और फ्लाइट छूटने के बाद लाजमी है कि लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वरदान साबित हो गई। भूमि को कल एयर इंडिया की फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जाना था। भूमि ने कहा, जब उन्हें पता चला कि फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग का काम चल रहा है, जिससे मृतकों की पहचान कर उनके शवों को परिजनों को सौंपा जा सके। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो एक इमारत में लगी आग का है, जिसे अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जोड़कर साझा किया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को फेक बताया है। दरअसल ये वीडियो दिल्ली के द्वारका स्थित एक इमारत में हुई आगजनी का है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें जरूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बोइंग के सीईओ केली आर्टबर्ग ने कहा है कि हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के प्रियजनों के साथ साथ अहमदाबाद में प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की और पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में
जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने कहा है कि 100 से अधिक डॉक्टरों ने तत्काल अस्पताल परिसर पहुंचकर राहत कार्यों में सरकार का सहयोग किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम इस त्रासदी में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन हम पूरी संवेदनशीलता और समर्पण से राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। We have kept all the doctors ready, and we have received the message that you require more the orthopedic surgeon, anesthesiologists, critical doctors, and plastic surgeons. So we have targeted all the specialist doctors, and all the more than 100 doctors reached to the civil hospital campus to take care and to support the government, all the officials, authorities, and we are in hand to hand and with the shoulder to shoulder, all the movements with the government authorities to save the remaining those patients who are coming from the hostels building. और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाराष्ट्र के एम्स नागपुर में एम्स कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर के एम्स संस्थानों के कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ प्रशासक चिकित्सा, शिक्षा, अस्पताल सेवाओं, अनुसंधान पर चर्चा और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच पर साथ आए। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कॉन्क्लेव को संस्थागत सहयोग, स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये काफी हर्ष का विषय है कि एम्स नागपुर ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। Each All India Institute of Medical Sciences established as an institute of national importance integrates advanced clinical care, high quality medical education, and research and excellence. Every AIIMS serves as a center of healthcare innovation and learning, delivering equitable, affordable, and evidence-based healthcare services. I am happy that AIIMS Nagpur has taken a lead and is organizing the first conclave on best practices today. असम के धुबरी शहर के हनुमान मंदिर परिसर में गोमांस पाए जाने के मामले पर असम सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने धुबरी का दौरा किया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हमारे मंदिरों, नामघरों और पवित्र स्थानों को अपवित्र करने वाले तत्वों के खिलाफ शून्य सहनशीलता का पालन करें। शहर के हनुमान मंदिर में गोमांस फेंकने की घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि भेजी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम में 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 61,29,548 लाभार्थियों को 254 करोड़ 45 लाख 5,900 रुपए और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 85,556 लाभार्थियों को 16 करोड़ 70 लाख 33,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस तरह कुल 62,15,104 लाभार्थियों को कुल 271 करोड़ 15 लाख 38,900 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले राजभवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं से जुड़े इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की गई। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस ने नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 दुर्दांत माओवादी केस आकवासी और सानू कुंजम को गिरफ्तार किया। माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया गया।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सोडीगुड़ा और तेंतुलीगुड़ा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की और इसी दौरान कुछ माओवादी फरार हो गए, जबकि 2 माओवादी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भारत और मंगोलिया के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट 2025 नाम दिया गया है। इस अभ्यास में अर्धशहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में गैर पारंपरिक अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत और मंगोलिया के बीच गहरी साझेदारी को दर्शाते हुए इस अभ्यास ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सैन्य सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। 31 मई से शुरू हुए अभ्यास का आज समापन हो गया है। मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपियों से पुलिस रिमांड के खत्म होने तक पूछताछ जारी रखेगी। पूर्वी खासी हिल्स जिला एसपी विवेक सीएम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जरूरत पड़ने पर और रिमांड की मांग भी की जाएगी। पूछताछ पूरी होने और अंतिम बयान दर्ज होने के बाद क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। Is going on till the 8th day of police remand, and if we require more remand, we will be accordingly taking. Once the interrogation and the statement recording is finalized and the statements are finalized, then we will do the reconstruction of the crime scene. अभिनेता कमल हासन की फिल्म द ठग लाइफ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एम महेश रेड्डी ने अपनी याचिका में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले संगठनों की धमकियों को देखते हुए सिनेमाघरों को सुरक्षा देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से खुलेआम धमकियां मिल रही हैं कि अगर तमिल फिल्म दिखाई गई तो थिएटरों में आग लगा दी जाएगी। राज्य सरकार अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान अभिनेता कमल हासन ने एक बयान दिया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस टिप्पणी ने कर्नाटक में व्यापक विरोध को जन्म दिया। कई संगठनों ने इसे अपमानजनक करार दिया, जिसके बाद राज्य में फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध शुरू हो गया। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमले किए। राजधानी तेहरान समेत कई रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कहा कि उसने तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अपने अभियान की शुरुआत की है। इस बीच ईरान ने पुष्टि की है कि इन हमलों में उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिससे तेहरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने तेहरान पर किए गए व्यापक हवाई हमलों में ईरान के 3 सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को मार गिराया है, जिसमें ईरानी सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैनी बाघेरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी, खातम अल अनबिया के कमांडर गुलाम अली राशिद शामिल हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत अंजाम दी गई। हमला नतांज और खुंडाब जैसे संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों पर भी हुआ। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान ने हमलों के तुरंत बाद करीब 100 सशस्त्र ड्रोन इजराइल की ओर दागे, जिसमें उसने अधिकांश ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने इसे जघन्य अपराध बताया और कहा कि इजराइल को कठोर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ये सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि इन हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही ईरान को चेताया कि वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना
न बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो उसे विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। ओमान में प्रस्तावित अमेरिका ईरान प्रतिनिधियों की वार्ता से पहले ट्रंप ने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमले का भी समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने ईरान को बार बार समझौते का मौका दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्होंने और देर की तो जो होने वाला है वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयावह होगा। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे घातक सैन्य उपकरण हैं, जिनमें से कुछ इजराइल के पास भी हैं और वे जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के कई कट्टरपंथी नेता जो मुखर थे अब मारे जा चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब तक भारी जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन अब भी समझौते की संभावना मौजूद है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य हालात को देखते हुए इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही इजरायली अधिकारियों व होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की बात कही। और ईरान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट का अनुसरण करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।